हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आप अगर शाम को टीवी देखें, वो दो आ जाते हैं, एक बेचारा तहरीक इंसाफ का मासूम बैठ जाता है, वहाँ बाकी एंकर भी मिल जाता है, वो दो उनके साथ जो दूसरे होते हैं, मुल्क मारा गया, तबाह हो गया, ये हो गया। अगर तबाह हो गया तो 5.37% मुल्क की इकॉनमी बड़ी कैसे है? तनकीद बहुत जरूरी होती है एक मुल्क के लिए, लेकिन एक प्रोपेगेंडा होता है, एक फेक न्यूज होता है, जो जान के फेक न्यूज के जरिए एक मुल्क में मायूसी फैलाई जा रही है, जी तबाह हो गए, मारे गए, जी मुल्क खत्म हो गया। अपने लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बैलेंस करें, इसका भी तो बताएं कि ये जो मुल्क में फायदे हो रहे हैं। मुझे ब्लैकमेल करेंगे कि जितने लोग सड़कों के ऊपर आगे, जो अच्छा जी इमरान खान चला जाए, इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। मैं अगर सड़कों पर निकलाया ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने आज लाइव कॉल्स ली, आवाम के सवालों के जवाब दिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा इसका कुछ बोलने को नहीं है, बहुत कुछ जो था वो आप सुन चुके हैं और हम तो सुबह दोपहर से सुन ही रहे। तो इस पर जो है वो जो असल जो चीज़ है, एक तो एक दफ़ा फिर मीडिया उनका हदफ था, टॉक शोज़ उनके हदफ थे, और वो जो रवैये आजकल हमने PTI के जो अगर हम वज़ीर आज़म साहब की बात दोहरा लें तो बेचारे और मासूम जो PTI के बैठे होते हैं, वो किस तरह से आजकल उल्टा हिसाब हो गया, एंकर्स पे चढ़ाई कर रहे हैं। तो बहरहाल ज़रा आगे बढ़ते हैं। और उसके हवाले से एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो कह रहे हैं कि जब तक मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑफिस से निकल गया, बाहर आ गया, सड़कों पर आ गया, तो मैं इससे ज़्यादा खतरनाक होऊंगा। लोगों का कहना यह है कि एक तीर से इमरान खान साहब ने 2 शिकार किए हैं। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जानते हैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे उनके तज्ज़िये भी लेंगे, बात भी करेंगे। अली नवाज अवान साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन सीरियस अफेयर्स, MNA PTI के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम अवान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। चौधरी मंजूर साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, फॉर्मर MNA। अस्सलाम वालेकुम चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी सर। आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, अपने आप को सीनियर रिपोर्टर हमेशा कंसीडर करते हैं जब भी उनसे बात हो। बहुत मेहरबानी आरिफ हमीद भट्टी साहब प्रोग्राम में आपका ज्वाइन करने के लिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपकी तरफ आऊँगी कि जो हमें खान साहब ने बताया कि तनकीद, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ में फ़र्क क्या है, लेकिन उससे पहले जरा चूँकि अपोजिशन से चौधरी मंजूर साहब, आज का वज़ीर आज़म के खिताब तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने सवालों के जवाब दिए, लाइव कॉल्स ली, लेकिन जो उनका ये कहना कि जी अपोजिशन को उन्होंने बज़ाहिर ललकारा कि जी आप जो है वो ये सोचते हैं कि मैं अगर आप मुझे बाहर निकाल देंगे तो बाहर वाला इमरान खान ज़्यादा ख़तरनाक होगा। सर, ये मैसेज आपके लिए ही था ना? मुझे तो नहीं पता, मेरा ख्याल है किसके लिए है। मेरा ख्याल है उनकी अपनी पार्टी के लिए है। जो कुछ उनकी अपनी पार्टी के अंदर हो रहा है, तो उनको वो बता रहे हैं कि बाहर वाला जो है वो ज्यादा खतरनाक होगा, या किसी और को मैसेज दे रहे हैं। पता नहीं अब किसको मैसेज दे रहे हैं, बाहर वाला इमरान ज्यादा खतरनाक होगा। तो ये तो मैं भी कहता हूँ कि चूंकि इन्होंने बाहर चले जाना है, और बाहर जाकर जो बाहर वाला इमरान होगा वो वाकई वो जो कुछ कहेगा वो तो बाकी लोगों के तो वहमो गुमान में भी नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बताना है कि मुझे कैसे हुकूमत नहीं करने दी गई, मुझे कैसे काम नहीं करने दिया गया, काम खुद नहीं आता है अपना करना। अच्छा, तो फिर जो कुछ नाम ले लेकर कहना है, लोग भूल जाएंगे। ये मेरी आज की बात याद रखें। ओके, तो ये आप उनके लिए कह रहे हैं जो आप समझ रहे हैं कि जिनके लिए ये पैगाम था? जी बिल्कुल, ठीक है। इसी और आपको बाहर से मुराद आप क्या कह रहे हैं, मतलब मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर, या बाहर से मुराद PM ऑफिस से बाहर या मुल्क से बाहर? देखिए, मैं आपको जो मेरा मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, या मेरा एक तज्जिया है बतौर एक सियासी जो एक कारकुन के तौर पर। मेरा बहुत एक लंबा सियासी सफर है। लेकिन आज बाहर बैठा है मुशर्रफ, नहीं आ सकता। यहाँ पे मुक्के लहराता था, आपने तो देखा, वो आप तो उस वक्त भी जर्नलिज्म में थी।
तो देखा हुआ है आपने। फिर ऐसे लोग मुल्क के अंदर जो कुछ ये कर रहे हैं, ये अपनी बारी भी आनी होती है ना फिर किसी चीज से, वो फिर नहीं सह पाते। मतलब आपका तज्जिया ये है कि इमरान खान साहब को अगर बतौर वजीर आजम वो बाहर निकाला गया, यानी वजीर आजमशिप उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म होती है, तो फिर वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, मुल्क में नहीं रहेंगे। मुझे यही लग रहा है कि जो वो कर रहे हैं वो या फिर उनको भुगतना पड़ेगा, जिस तरह से वो खुद कर रहे हैं। तो खुद जो कुछ हो रहा है इस हुकूमत के अंदर, उसके जिम्मेदार तो अल्टीमेटली वही है ना। जो स्कैंडल्स है, दर्जनों स्कैंडल्स हैं। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे पेट्रोल को ले लें, दवाइयों को ले लें, आटा को ले लें, ये रिंग रोड को ले लें, कोई एक स्कैंडल है, जिस मिनिस्ट्री में हाथ डालो वहां पे स्कैंडल ही स्कैंडल। चले LNG को ले लें, 2 दर्जन जो KPK के हैं, मालम जब्बा को ले लें, आप BRT को ले लें, आप खैबर बैंक को ले लें, आप एहतसाब कमीशन को ले लें, आप फेक एनरोलमेंट्स को ले लें, आप अभी जो कोविड का आया है उसको ले लें। कोई एक चीज किसी पे हाथ डाले और उस सारे के खुरे तो उधर ही जाते। ठीक है अली अवान साहब, बहुत कुछ दिया है चौधरी मंजूर साहब ने आपके लिए, आपको जवाब देने के लिए, लेकिन मैं ज़रा उससे पहले की बात कर लेती हूँ। ये जो बात हुई है, जो इमरान खान साहब ने कहा है कि अभी जो इमरान खान अभी तो PM हाउस में बैठे होते हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, बाहर आ गए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। तज्जिया ये है तौर पे कि ये जो लाने वाले थे उनको ये पैगाम है, और जिस तरह से चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि बाहर जाके तो एक एक के नाम लिए जाएंगे, बताया जाएगा अगर ऐसा हुआ कि किस किस ने क्या क्या किया, किस किस ने हुकूमत नहीं चलने दी। तो सर किस ने हुकूमत नहीं चलने दी, क्या मसले हैं? थैंक यू नादिया। अच्छा, आपने कुछ अपने इंट्रो में कहा और बड़ा आपने जजमेंटल हो गई उसके ऊपर। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो एक मासूम PTI का बैठा होता है, और आपने उसके ऊपर जजमेंट दी अपनी कि आजकल तो ये एंकर्स के ऊपर चढ़ाई की हुई है। मेरा नहीं ख्याल किसी एंकर के ऊपर चढ़ाई की हुई है। जितना तो PTI पेशेंसली देखती है, सुनती है और जवाब देती है, बाकी पार्टियों में तो है नहीं। तो बाकी पार्टियों में तो जो बात की जाती है मीडिया के लिए, उस पर तो मीडिया बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। एक तरफ आपके सामने जो ऑडियोज़ आई हैं, मुझे बताएं कितने शो किए हैं आपने कि जो परवेज़ रशीद कह रहे थे ये कुत्ते भौंकने के लिए रख देते हैं हमारे ऊपर। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, कुत्ते भौंकते हैं। हमारे क्या PTI में हमारे PTI ने किसी ने आके कहा कि इस तरह मीडिया करता है और इस तरह मीडिया नहीं करता? ये वन साइडेड जजमेंटल जो चीज़ें होती हैं बड़ी गलत होती हैं। आपको जो दिखाना है वो तो आपने अच्छा नादिया देखा, आपने अपनी बात कर दी, मैं अपनी बात कर लूँ, आप उसके बाद कीजिएगा। तो देखें, अगर जी थैंक यू, मैं तो बड़े इज्जत और एहतराम से बात कर रहा हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि एक तरफ ये क्राइटेरिया है और दूसरी तरफ ये क्राइटेरिया है। अगर कोई मैं आपके इंटरव्यू से इख्तलाफ करता हूँ तो मैं तो बड़ी तहजीब के दायरे के अंदर रहते हुए कह रहा हूँ कि आप जो जजमेंटल हुई हैं वो ठीक नहीं हुई हैं। मैंने आपको उसके साथ बता दिया कि इस तरह मीडिया के साथ सलूक किया जा रहा है कि एक पार्टी के लीडर ये कहते हैं, दूसरी पार्टी की जो ऑडियो लीक होती है उसमें ये कहा जाता है, बट आप उसको पूरे का पूरा जो जजमेंट पास कर देती हैं वो PTI के ऊपर कर देती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो मंजूर भाई ने बात अवान साहब एक सेकंड, दूसरी चीज़ से पहले मैं इसका जवाब दे दूं। मैं जजमेंटल नहीं हो रही थी, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रही थी। और जो कुछ हो रहा है मालिक साहब के शो में, अभी आपने देख लिया किस तरह से कहा गया, और ये सिर्फ शोज की बात नहीं है। आप तो फारिग हैं, आप नहीं नादिया, क्या कहा गया? मैं बता रही हूँ ना सर। नादिया क्या कहा गया? सर बता तो रही हूँ कि आप तो फारिग आदमी हैं, आपने PTV की नौकरी की है, तो आपने शरीफों की नौकरी की है। तो इससे तो मैं नॉनसेंस वाली पे तो बात ही नहीं आ रही, मुझे पता है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड होके बैठे होंगे। लेकिन अगर PTV, मैं तो ये सवाल उठा रही थी कि PTV की नौकरी की है तो आपने शरीफों की नौकरी की है, जिसपे मालिक साहब कहते हैं जी मैंने स्टेट की नौकरी की। नादिया बिल्कुल ठीक बात की आपने। अगर कोई देखे, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी जिस यूनिवर्सिटी से, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था, मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, और कोई एंकर मुझे कह दे कि आपकी यूनिवर्सिटी के क्रेडेंशियल्स ही ठीक नहीं, और वो बात गलत हो, आपकी जहाँ से आपने तालीम हासिल की है और उसको ही चैलेंज कर दिया जाए विदाउट एनी बेसिक्स, विदाउट एनी कोई उसके पास मवाद नहीं, और उसको आप चैलेंज कर दें और आप ऊपर से उसे कहेंगे बात नॉनसेंस है, तो क्या कोई गलत चीज़ कही उन्होंने? नॉनसेंस कोई गाली है? आपको अपनी चीज़ सुनते जाइए नादिया, सुनती जाइए। अगर उन्होंने ये कहा कि ये नॉनसेंस की, उनको चाहिए था कि अपनी करेक्शन कर लें। वो आप हर रोज आके इस तरह के लेबल्स लगाते हैं। अगर मीडिया ये कहता है प्राइम मिनिस्टर चाइना जाते हैं और वहां जाके उनके प्रेसिडेंट कहते हैं आप CPEC
रोल अप करने आए हैं। वो कहते हैं नहीं ऐसी, तो कहते हैं आपके लीडिंग पेपर ने ये चीज़ छापी हुई है। लोग आके पूछते हैं कि आप तलाक दे रहे हैं अपनी वाइफ को, कहते हैं नहीं, ये देखें मीडिया ने ये चीज़ छापी हुई है। देखिए ये चीज़ एक फेक न्यूज़ है ना, ये प्रोपोगेंडा बनाया जाता है ना। अगर मैंने अपने आप को क्लियर करना है, मैंने अपने क्रेडेंशियल्स को क्लियर करना है, और मैं उसके ऊपर अपनी एक लॉजिक देता हूँ। सिंगापुर की जो यूनिवर्सिटी मालाएं है, ठीक है, मैं इसको जरा कंटिन्यू कर लूँ क्योंकि इंतजार में होंगे यकीनन आरिफ हमीद भट्टी साहब। आरिफ हमीद भट्टी साहब, जो बातें अली अवान साहब ने की हैं उनका भी जवाब दे दीजिएगा अगर आप बेहतर समझे। लेकिन जो बात इमरान खान साहब ने की है, उन्होंने कहा तनकीद को, प्रोपेगेंडे को, फेक न्यूज़ को अलग करें। मीडिया जो है वो तबाही मचा रहा है, कहता है कि जी ये हो गया, ख़त्म हो गया। और जो PTI का जो मासूम, यानी बेचारा जो मासूम बैठा होता है, वो खामोश, वो अलग बैठा होता है, और एंकर जो है वो अपोजिशन से मिलते हैं और कहते हैं जी मुल्क तबाह हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो नादिया, आपने दोनों पॉलिटिशियन बना ले, चोई मंजूर तो मेरे भाई हैं और PTI के साथी भी काबिल एहतराम। हम भी आपके दुश्मन नहीं हैं। पार्टी इन्होंने अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, इनका हक है। लेकिन अब जरा मुझे बात करने दे, ये बीच में ना बोले। एक तो हमें सहाफत को बैलेंस रखना वो बंदा ना सिखाए जिसने सारी उम्र सच नहीं बोला। फेक न्यूज और फेक बयानात पे मैं 1001 लेक्चर दे सकता हूं। 31 साल बाद मैंने अगर इनसे सहाफत सीखनी है ना, तो मुझे घर चले जाना चाहिए। सहाफी का काम किसी एक जमात को डिफेंड करना नहीं है, तहकीक करे ईमानदारी से, बगैर खौफ और लालच के सच रखे। वो किसी के हक में हो सकता है, किसी के खिलाफ हो सकता है। पॉलिटिशियन ने अपने लीडरशिप को डिफेंड करना, ये उनका हक है और हम हमेशा इसको तस्लीम करते हैं। रह गई बात, पीपल्स पार्टी वह जमात है जिसमें बहुत ज्यादा ज़र्फ है, बर्दाश्त कर लेती है। बाकी दूसरी जमातें जो हमारे साथ सलूक करती है ना, जो हो रहा है आज, मैंने 32 साल मुशर्रफ के खिलाफ 3 दफा मारे खाई हैं, आज भी मेरे पे पाबंदियां हैं। यार आप हमें कहते हो फेक न्यूज, क्या ये बयान ठीक नहीं है? आपने कहा था कि मैं किसी के पास IMF के पास जाऊं तो खुदकशी कर लूंगा, ये खबर भी टीवी पे चली। अब इस पे कौन कौन से साफियों को फांसी लगनी चाहिए? आपने कहा था बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़ जाए, ये खबर भी, ये भी न्यूज है, इसमें किस किस साफी को फांसी लगनी चाहिए? आपने कहा था काफ लीग कातल लीग है, अब आपकी इत्तेहादी है, अब इसमें किस किस साफी को फांसी लगनी चाहिए? आप मुझे उन साफियों का नाम दे दे, लेकिन ये इनका हक है। दूसरी गुजारिश ये है कि मोहतरम इमरान खान साहब नहायत काबिल एहतराम है और मैं उनकी 30 सालों से मेरा तल्लक और एहतराम का रिश्ता है। मैं हैरत हूं कि 22 साल उस अल्लाह के बंदे ने जद्दोजहद की, अब तो कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो इक़्तिदार के हिस्सेदार हैं। मैंने इमरान खान साहब की 96 में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब उसका नाम तरीके इंसाफ नहीं था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने अटेंड की थी गलती से। अब तो 90% हुक्मरान साथी है इमरान खान के विजन के नहीं है। 22 साल आपने इक़्तिदार में आने के लिए एफर्ट्स की और आपने, सच है, करप्शन के खिलाफ बहुत ज्यादा तहरीक चलाई, धांधली के खिलाफ चलाई। इक़्तिदार में आके आपने, इक़्तिदार में आने के लिए, अब आप कह रहे हैं कि मैं इक़्तिदार से निकल गया तो ज्यादा खतरनाक साबित हो जाऊंगा और सड़कों पे निकलूंगा तो मुंह को छुपाते फिरेंगे। तो भाई निकल जाओ इक़्तिदार से। भाई मैंने रोका है? मैंने तो कभी नहीं रोका। हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? अब वजीर आजम के, मेरा ख्याल है फराइज में ये था, हमारा काम बैलेंस करना नहीं, फैक्ट दिखाना है। अगर इमरान खान साहब अच्छा काम करेंगे, 100 दफा इन्होंने अमेरिका को इनकार किया, मैंने कहा था मुझे फख्र है मेरा वजीर आजम ने इनकार किया, ये मेरा राइट था, इसमें मुझे कुछ दूसरों ने किया। तो गुजारिश ये है कि मुझे बताएं, ये मीडिया से नालान नजर आए हैं। नहीं नादी, अब 2 मिनट दे दे, मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट रहा हूं, मैंने बड़ी मेहनत की है, इसमें बड़ी मारे खाई है इन डिक्टेटरों से, बड़े इस जिस्म पे निशान पड़े हैं खूनो खून। इन्हों को मीडिया से एतराज है, मान लिया हम बुरे हैं, हम अपोजिशन से पैसे ले लेते होंगे, अल्लाह ताला सबको हराम से बचाए, और अदलिया से। चलो इन दोनों इदारे बुरे हैं, मीडिया बंद कर दें। इनके पास पुलिस है, इनके पास चीफ सेक्रेटरी लगाने का अख्तियार है, तमाम सेक्रेटरी लगाने का अख्तियार है। क्या पुलिस में बेहतरी आई? चलो अदलिया काम नहीं करती, पटवारी बेहतर हुआ, हेल्थ बेहतर हुआ, एजुकेशन बेहतर हुई, वापडा बेहतर हुआ, FIA बेहतर हुई, इनकम टैक्स बेहतर अदारे हुए, कस्टम बेहतर हुए, रेवेन्यू बेहतर हुई, ज़कात-ओ-शर बेहतर हुआ, इरीगेशन बेहतर हुआ, 350 महकमे हैं।
जो सीधा वजीर आजम, चीफ सेक्रेटरी और आईजी लगाते हैं और तमाम फेडरल सेक्रेटरी लगाते हैं। चले हम बुरे हैं, हमें अच्छी बातें दिखानी चाहिए और हम मुखलफन कहते हैं। मुझे बताया ना इनमें से कौन से इदारे में बेहतरी आई यार? 3.5 साल सारा हम जिम्मेदार है ना मेरी बहन, हम मान लिया, हम तो कमजोर आदमी है। चलिए मैं इसका जवाब अली अवान साहब से लूंगी, अली अवान साहब से लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा मैं चौधरी मंजूर साहब की तरफ। चौधरी मंजूर साहब, एक और चीज़ जो बड़ी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे आपने देखा कि बड़ी कैंपेन चल रही थी सदारती निज़ाम के हवाले से, और आज एक कॉलर ने ये बात पूछी कि सदारती निज़ाम की बातें चल रही हैं कि आप इस फेवर में हैं। उसका जवाब मुकम्मल तौर पर वज़ीर आज़म साहब गोल कर गए। उन्होंने सवाल ये किया कि आप भी चाहते हैं कि सदारती निज़ाम हो, तो उन्होंने जो है वो दूसरी तरफ की बात की, उनके पहले सवाल का जवाब दिया, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दिया। सर, ये जो सदारती निज़ाम की जो बातें चल रही हैं, जो सामने आई, जो सोशल मीडिया पे प्रॉपर एक कैंपेन चली, फिर ऐवान में हमने उसकी गूंज सुनाई दी, और वज़ीर आज़म साहब का उस पर आज कुछ जवाब ना देना, मतलब क्लियर कोई आंसर ना करना, क्या समझते हैं सर आप? अच्छा चौधरी साहब, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। मैं पहले आवाज़ आपकी रही है, उसके बाद आपसे तफसील से इसका जवाब जानूंगी। चौधरी साहब आपके लिए एक सवाल छोड़कर गई थी, उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि वो सदारती निज़ाम के हवाले से, और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने एक तरफ तो वो जो बात की कि जी मैं बाहर निकलूंगा तो ज़्यादा खतरनाक होगा, उसके साथ उन्होंने कहा कि ये टेन्योर हम मुकम्मल करेंगे, अगला टेन्योर भी हम मुकम्मल करेंगे। इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या था? अच्छा देखिए, दुनिया के अंदर ना जो निज़ाम है उनको देखना पड़ेगा। सदारती निज़ाम भी है, पार्लिमानी निज़ाम भी है, मिक्स निज़ाम भी है। जैसे अगर आप फ्रांस को देखें तो वहाँ पे वज़ीर आज़म भी होता है, सदर भी होता है। चाइना के अंदर भी वज़ीर आज़म होता है, सदर भी होता है। तुर्की के अंदर भी सदर भी होता है, वज़ीर आज़म भी होता है। फिर बादशाहते भी हैं, फिर डिक्टेटरशिप्स भी हैं, सभी किस्म के निज़ाम है। दरअसल इसका मतलब क्या है कि आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास जो इख्तियार है वो कम है, मुझे ज्यादा इख्तियार चाहिए, मुझे ज्यादा बाइख्तियार बना दें ताकि मैं जो फैसले करूं उसके रास्ते में कोई रुकावट ना हो, मतलब दूसरी कोई आवाज ना हो, ये आप कहना चाह रहे हैं। तो इस मुल्क के अंदर भी सारे निज़ाम रहे, इस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम भी रहे, अयूब खान सदर है और साथ फौजी डिक्टेटर भी था, यानी इख्तियार का बहुत बड़ा इर्तिकाज था उनके पास, याया खान के पास, अयूब खान के, जनरल ज़िया-उल-हक के पास भी, मुशर्रफ के पास भी, इन सबके पास ये इख्तियार रहा है। लेकिन क्या इस मुल्क के सारे मसाइल हल हो गए? पहले में दरिया बेच दिए, उस दूसरी डिक्टेटरशिप में और उस निज़ाम में पाकिस्तान टूट गया, तीसरे में सियाचिन चला गया, चौथे में आपने यहाँ पे जो कुछ किया है आज तक हम उसका भुगत रहे हैं। और इसको लाने के दो तरीके हैं, एक ये है कि आप आइन तोड़ दें और आइन तोड़ने वाला बाहर बैठा है, पाकिस्तान नहीं आ पा रहा। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेकर आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, मुझे उसका पीएलडी का पेज नहीं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बाद में। उसमें उन्होंने कहा है कि आप बुनियादी जो ढांचा है आइन का उसको तब्दील नहीं कर सकते। ढांचा क्या है? ये जमहूरी है, वफाकी है और पार्लिमानी। आप इसको 2/3 अक्सरियत से भी नहीं कर सकते, वरना अगर आइन के अंदर कोई ढांचे के अंदर तब्दीली लानी होती है तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कराते हैं, पहले वो लेकर आते हैं। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता भी बंद कर दिया। ठीक है, अब फिर एक ही रास्ता खुला है, अगर वो रास्ता किसी ने अपनाना है तो शौक पूरा कर ले, जिन्होंने पहले अपनाया था। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि हुकूमत वक्त की ख्वाहिश है सदारती निज़ाम की और वज़ीर आज़म साहब की अपनी भी है? मेरा ख्याल है एक डाइवर्जन बहस को मोड़ा गया है। इस वक्त इशू महंगाई है, इस वक्त इशूज अफगानिस्तान है, इस वक्त इशू पाकिस्तान के अंदर किसानों की जो बुरी हालत है,
ठीक जो है, यूरिया नहीं मिल रही, जो ठीक है, बाकी मसाइल हैं, जो बिजली है, जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सरेंडर की गई है दिसंबर के अंदर, तो वो असल इश्यूज हैं, उस पर बहस होनी चाहिए। ठीक है अली अमान साहब, आप पे डिपेंड करता है। मासद के साथ चौधरी साहब को पहले रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे या आरिफ हमीद भट्टी की बातों का जवाब देना चाहेंगे? जी मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, पहले मैं भट्टी साहब की बात कर लूँगा और फिर मैं बड़े भाई हैं मेरे मंजूर भाई, उनकी बात का जवाब दे दूँगा। मुझे पता है भट्टी साहब की बड़ी कुर्बानी है सहाफ़त के लिए, और उन चंद लोगों में से हैं जो वाकई रिपोर्टर से इस लेवल तक पहुँचे और अपनी मेहनत की वजह से पहुँचे। जहाँ वो मुझे ये ब्लेम करते हैं एज अ सियासी जमात कि मैं ये बयान देता हूँ और मैं बयान से यू टर्न ले लेता हूँ, तो मुझे तनकीद का सामना करना पड़ता है, आपसे भी करना पड़ता है, सहाफ़त से, सहाफ़ी भाइयों से भी करना पड़ता है और बाकी अपोजिशन पार्टियों से, और मैं उसे बर्दाश्त भी करता हूँ, उसको रिप्लाई भी करता हूँ जहाँ तक कर सकता हूँ। बात यह है कि जब जमहूरियत की बात करते हैं तो तनकीद हर एक के ऊपर होती है, हर एक का रोल है। अगर हम कहते हैं कि जर्नलिज्म, सहाफ़त चौथा सतून है जमहूरियत का, अगर वो रोल अपना सही तरह प्ले कर रहा है, यानी मेरी नज़र में अगर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं उस पर अच्छी बात भी करूँगा, मैं उस पर तनकीद भी करूँगा। तो मेरे अंदर भी ये मादा होना चाहिए कि मैं उसके ऊपर तनकीद सह सकूँ। देखें ना, एक पहले होता क्या था, आप जब से सहाफ़त शुरू हुई है पाकिस्तान में, कर लेते हैं आफ्टर डिक्टेटरशिप, तो लोग कहते थे ना जर सहाफ़त एक अच्छी सहाफ़त है, एक जर सहाफ़त है। उसके बाद और बुरा दौर आया, बात शुरू हो गई लिफाफा सहाफ़त। उसके बाद और बुरा दौर आया तो कहते हैं टोकरी सहाफ़त। अब उसके बाद एक और बुरा दौर आया, अच्छा ये साथ साथ चल रही है, मैं साथ साथ उस बात पे कर रहा हूँ जिन पे मैं तनकीद कर रहा हूँ, मैं उसका जवाब भी दूंगा। जैसे भट्टी साहब ने कहा ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कहा केस के अंदर कि ये तो घटिया सहाफ़त है, ये चौथी टर्मिनोलॉजी आ गई। तो कहीं ना कोई चीज़ गलत हो रही है ना, कोई एजेंडा चल रहा है, कोई फेक न्यूज़ चल रही है, कोई प्रोपेगेंडाज होते हैं। और जो बिलो दी बेल्ट होते हैं हमारे इस मुल्क में, एक खातून के बारे में कॉलम लिखे जाते हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कॉलम लिखे जाते हैं, उनके अकीदे के बारे में कॉलम लिखे जाते हैं, और कोई भी उसके ऊपर बात नहीं करता, कोई उसे क्रिटिसाइज नहीं करता, और एक फेक न्यूज़ चलाई जाती है, पूरे मुल्क का इमेज ख़राब कर दिया जाता है, पर कोई उसके बारे में बात नहीं करता। पर सहाफ़त दूसरी तरफ, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे हैं जिस चीज़ के ऊपर कि क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम, बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए, बिल्कुल डुल क्यों होनी चाहिए। जमहूरियत के अंदर डिबेट ही तो है, हमने एक दूसरे को मारना तो नहीं है। मंजूर भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त आइन के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मंजूर भाई ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जो इसकी हमायत में होगा वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा और लॉजिकल कोई कंक्लूजन निकल आएगा। पर हम ये कहें कि वो अगर वो ये बात कर रहा है तो गलत बात कर रहा है, ये जमहूरियत के असूलों के तो खिलाफ है ना। हम हाँ बिल्कुल नहीं है। इस वक्त अगर आप कहते हैं कि आइन के अंदर ऐसा कोई सिस्टम है जिसके थ्रू प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि जो पार्लिमानी सिस्टम है ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। दुनिया की जो जमहूरियतें हैं जो चल रही हैं वो इसी निज़ाम के ऊपर चल रही हैं। पर डिबेट, आप किसी को डिबेट से नहीं रोक सकते। अब मैं भट्टी साहब की एक और बात, भट्टी साहब ने कहा ये चीज़ें गलत हुई हैं, आप मुझे बता दें, आप उसके ऊपर जवाब देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप भट्टी साहब ने, उन्होंने कहा हेल्थ के ऊपर क्या हुआ। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में है जहां हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस शुरू कर दी गई है कि 10 लाख रुपया इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट उसका प्रीमियम पे करेगी और वो पाकिस्तान के तमाम लोगों को सवाए सिंध के अवेलेबल होगा। ये इससे पहले ये बहुत है, ये इंकलाब है। ये सुनते जाइए ना, जो उसके बाद मैं आगे बात तो सुनते हैं। थैंक यू। उसके बाद एजुकेशन की जो बात है, हम कह रहे हैं हम सिंगल नेशनल करिकुलम लेके आए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अमल है जो पाकिस्तान में बिल्कुल रुका हुआ था। करिकुलम के ऊपर काम ही नहीं हो रहा था, करिकुलम डिफाइन ही नहीं होता था, हमने ये किया। उन्होंने रेवेन्यूज की बात की। जिस वक्त हमारी हुकूमत आई थी टोटल जो रेवेन्यू था 3800 अरब था, इस साल हम 6000 अरब पे डबल लेके जा रहे हैं उसके ऊपर। उन्होंने ये बात ही नहीं की पाकिस्तान कि दुनिया के बड़े बड़े जो जरीदे वो ये लिख रहे हैं, इकोनॉमिस्ट ये लिख रहा है कि पाकिस्तान नॉमिनेसी इंडेक्स में दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया के अंदर। ये करिश्मा नहीं है, मौजा नहीं है, तो और क्या है। अगर ये आप इसको ये नहीं कहते बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम अपने साथ क्या सही अपने जो हमारा प्रोफेशन है उसके साथ हम क्या जायज कर रहे हैं, ये मैं एक सवाल रहा। उसके बाद आप कहें कि जो फॉरेन पॉलिसी जिसपे भट्टी साहब ने तारीफ की है कि 250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, 4 मिलियन लोग पाकिस्तान में अफगानीज आ गए थे पिछले क्राइसिस के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उस क्राइसिस को डाइवर्ट किया गया,
जो खान साहब शुरू से 22 साल से कह रहे हैं कि ये हमेशा टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करके इस चीज़ का हल निकालना है, आज पूरी दुनिया उसको मान रही है। फिर उन्होंने कहा कि जब आए थे और आपने क्या बेहतरी लेके आए, आज ग्रोथ 5.37% आई है, तो मुझे बताएं वो कैसे आई है। एग्रीकल्चर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 2% से, सुनते जाए मैं सुना रहा हूँ, जो एग्रीकल्चर है पाकिस्तान, मंजूर भाई जानते हैं इन चीजों को, जो एवरेज ग्रोथ है पाकिस्तान में पिछले 15 सालों में 1.2% है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2% से बढ़ रही है, तो इस दफा पहली दफा 3.3% एग्रीकल्चर के परसेंट ग्रोथ है। 5 की 5 मेजर जो क्रॉप्स हैं वो बम्पर क्रॉप्स आई हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में पिछले 15 साल में आपकी एक्सपोर्ट नेगेटिव में जा रही थी, आज पहली दफा आप देखते जाए कंस्ट्रक्शन है, हाउसिंग है, ये सारी चीजें हैं। आप देखें, बात करने का मकसद देखें, हौसला मैं ये बात करने चाह रहा हूँ नादिया, थोड़ा सा हौसला सर, हौसला ही हौसला दिखाया है मैंने। आप पूरे सारे नोट्स आपने बयान कर दिए, मेरी बात सुनिए। सबको बैलेंस टाइम मिले। मैं चुप हो जाता हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, मुझे देखें नहीं आप चुप ना हो, आप अपना मुद्दा बयान कर चुके हैं। मुझे जरा भट्टी साहब के पास जाने दें। मैं नादिया आखिरी बात कर देता हूँ, आखिरी बात सर, अभी प्रोग्राम खत्म थोड़ी हुआ है जो आप आखिरी बात करेंगे। नादिया आखिरी बात देखिए, एंकर है भट्टी साहब एज एन जर्नलिस्ट, अपने तजिया निगार, और मंजूर भाई एज एन ऑपोजिशन। जब आप सवाल करते हैं तो आप 3 लोग सवाल करते हैं ना, तो मैं अकेला हूं उसको डिफेंड करने के लिए। सिर्फ मैं सवाल कर रही हूं, भट्टी साहब अपना तजिया दे रहे हैं। नहीं वो भी पूछते हैं ना, उन्होंने भी एक केस बिल्ड किया है, उसका भी जवाब मैंने ही देना ना। अगर नादिया ये कह दें कि भट्टी साहब ने केस बिल्ड किया है, अच्छा चलिए भट्टी साहब के पास जाने दें मुझे। अच्छा भट्टी साहब, मुझे अभी बम्पर क्रॉप्स की भी इन्होंने बात की। बम्पर क्रॉप्स हो गई है, तो क्या हमने गंदम बाहर से मंगानी छोड़ दी है? शुगर क्राइसिस हमने जिस तरह से देखे उस पर कोई अमल दरामद हुआ? मुझे बता दीजिए कि अगर हमने गंदम बाहर से मंगानी छोड़ दी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की इन्होंने बात की, इन्होंने करिकुलम सेम करने की बात की, उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठे हैं। उस सवाल को भी मैं फिलहाल बात नहीं करी, लेकिन ज़रा इन बातों के जवाब दे दीजिए सर। अच्छा नादिया, एक तो गुजारिश है, मेरा अपना एक ख्याल है अब के सहाफ़ियों के साथ बैठना चाहिए। सियासतदान सब हमसे ज़्यादा काबिल इज्जत है, क्योंकि हर आदमी ने अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। हमारी थोड़ी सी पोजीशन ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन ये पैनल बनाना आपका राइट है। मैं कह रहा हूं सबसे पहले सहाफ़ियों का एहतसाब होना चाहिए मेरा। मैं वाहिद आदमी हूं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास गया था। अगर मेरे एहसासों में एक हराम का पैसा हो तो मुझे मीनार पाकिस्तान लगा दे, तो ये हुकूमत एहतसाब कर ले जो सहाफ़ी ब्लैकमेलर है, जर्द सहाफत है, इनके इख्तियार में। हम तो कह रहे हैं ना सहाफ़ी कानून से बाला है, ना अखलाक़ात से बाला है। ये तो बात क्लियर हो गई ना। इसकी मदर ये शुरू कर ले। हम पुरानों को छोड़ देते हैं, पुराने बुरे थे, हम भी बुरे हैं। भाई तो सुबह साहब कर लो तो साहब का। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हमें थ्रेड करो, हमें डराओ, हमें धमकियां दो। ज़ियाउल हक से लेके आज तक कुर्बानियां दी है। हुकूमत पीपल्स पार्टी की रहे, नून लीग की रहे, जमाली की रहे, मुशर्रफ की रहे। हमने साफत करके नौकरी करके अपने बच्चे पालने हैं। कहते ना टग्या वे टग्या तेन चोर लै चले। उन्हें क्या चौधरिया को भी पट्टे खाने ज्यादा चोरा को भी पट्टे खाने। 10 हुकूमतें तो मैं बदलती देख चुका हूं, मैंने क्या करना है। दूसरी, मैं चैलेंज कर रहा हूं नादिया मिर्जा, 3 न्यूट्रल बंदे बताए, मैं कैमरा लेके जाऊंगा अटक से लेके हर तरफ। अगर करप्शन पहले से ज्यादा ना हुई इन अदारों में तो नादिया मिर्जा 3 जज बिठाए जो मेरे लिए सजा मुस्तक करे। मैं चैलेंज कर रहा हूं टीवी पे। मैंने 30 साल में ना 15 साल इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियां की है। 15 साल मैंने अपना खून पसीना दिया, लेकिन अपने रिज़्क़ कमाने के लिए। ये सारे काबिल एहतराम है। खुदा के लिए हमें क्यों पार्टी बना रहे हैं? मेरे ख्याल में सर आपका पार्टी नहीं बना रहे, ये आपका तजिया। मेरी थोड़ी मदद हो जाती है ना भट्टी साहब, मेरी थोड़ी सी मदद हो जाती है। चले मैं इन पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूं करप्शन ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, अस्पताल ज्यादा बुरे हुए हैं। नहीं तो सुबह आप आ जाए जनरल अस्पताल, मैं और आप चलते हैं जनाज अस्पताल, मेयो अस्पताल, कैमरा लेके आ जाए, मैं आपको दिखा देता हूं। 14,000 स्कूल जिनकी छत ही नहीं है वो मैं दिखा देता हूं। ना दिखाऊंगा तो मैं मुल्ज़म हूं। ठीक है, ठीक है। और पटवारी थानेदार, ठीक है भट्टी साहब, ब्रेक ले लूं। इन्हें कहे कि अली अमान हमारा भाई है, हम पे हर हाथ हल्का रखे। चले आपने भाई बना लिया, शुरू में आपने नहीं बनाया था। थैंक यू भट्टी साहब, ये शुक्रिया खान साहब की तरफ से मैं आपका अदा कर रही हूँ। एनीवेज ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। डील की भी बड़ी खबरें चल रही हैं, फिर शेख रशीद साहब के बयानात भी रहे बड़े कि जी जिनका हाथ उनके
खान साहब के सर पर है, वो ऑपोजिशन की गर्दन पर तो हो सकता है, उनके सरों पे नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया इसकी तरदीद करो, मैं वो करना नहीं चाहता। खान साहब ने आज एक और बात की, उन्होंने कहा कि इन दो ख़ानदानों को NRO देना मुल्क की सबसे बड़ी गद्दारी होगी। तो ये NRO खान साहब को देना है या ये NRO वहीं से देना है जहाँ पिछले NRO मिलते रहे, और फिर ये गद्दारी अगर करने का मुर्तकिब अगर होगा तो वो कौन होगा? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और चौधरी मंजूर साहब, एक और बात जो वज़ीर आज़म साहब ने की इस हवाले से, उन्होंने कहा कि जी इन दो ख़ानदानों को NRO देना गद्दारी है। तो फिर आप तो ये कहते थे कि NRO जो है वो तो वज़ीर आज़म दे ही नहीं सकते, उनके पास तो ये वो तो ऑथोराइज ही नहीं है NRO देने के। तो आप किसको समझते हैं कि NRO कौन दे सकते हैं और कौन इसका अगर मुर्तकिब होता है तो वो गद्दार कहलाएगा? बस देखें, बढ़के मारने में तो कोई हर्ज नहीं है। जिनको मिलना था वो उनको मिल भी गया और वो सारा कुछ हो भी गया, खुद खान साहब के हाथों हो गया सारा कुछ, जो कुछ होना था वो तो हो गया। क्या सर? अब चलते हैं, देखें NRO अगर नहीं देना तो चीनी स्कैंडल पे NRO दे दिया, पेट्रोल के स्कैंडल पे दे दिया, मालम जबा पे दे दिया, दवाइयों पे दे दिया, किस चीज पे नहीं दिया? और मुझे गालबन भट्टी साहब को ही मैं एक दिन सुन रहा था कि जो इस दौर में करप्शन हो रही है ना, उसके लिए 5 नैब चाहिए, वो फिर भी शायद पूरी ना हो। अब सवाल ये है कि आपने कर कुछ नहीं सके और आप फजिंग कर रहे हैं फिगर्स के साथ, उनको गलत आदाद शुमार बता रहे हैं। मतलब आपने एक रात को 0 पॉइंट कुछ पे थी आपकी, तो आप सुबह उठे तो आपको पता चला कि ये 3.9 हो गई है हमारी ग्रोथ जो है। फिर अभी आप रात को सोए हैं तो सुबह पता चलता है कि ये तो 5.34 हो गई है। कहाँ से हुई है? मैं मुशर्रफ दौर में हमें नहीं समझ आ रही थी कि ग्रोथ कहाँ पे हुई है। भट्टी साहब, हमने बजट किताबें सारी पढ़ मारी, अल्टीमेटली हमें पता चला कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ है 5 पॉइंट कितने या 7 पॉइंट कितने। अच्छा जी, उसमें देखा तो उसमें नीचे क्या है, फसलें तो उस तरह से नहीं हुई। फिर जब नीचे देखा तो ग्रोथ किसमें दिखाई है? लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक में को 12% ग्रोथ। लाइफ स्टॉक गाय भैंसे को एक साल में 12 बच्चे तो नहीं देती। तो ये सारी फजिंग होती है, ये जो अच्छा, बाबू बैठे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी साहब जी। सिर्फ एक बात कहना जी सर। नादिया, देखिए अगर ये ग्रोथ जेन्युइन ग्रोथ है तो ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रही? फिर गुर्बत, 2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे क्यों गिर गए? भूख क्यों बढ़ गई है? यहाँ पे बीमारी क्यों बढ़ गई है? यहाँ पे बेरोजगारी क्यों बढ़ गई? अगर ये ग्रोथ है, जॉबलेस एंड जॉयलेस ग्रोथ, जो कि एक्चुअल ग्रोथ नहीं है। हाँ, एक फर्क पड़ा है इस दौर में, अमीर अमीर हुआ है और गरीब गरीब तरीन हो गया। आप जरा किसी से पूछ कर देखें, आप भी हमारी तरह बड़े सहल हो गए ना। भट्टी साहब जब रिपोर्टिंग किया करते तो मोहल्लों में आम जगहों पे जाया करते थे, अब आप भी हमें बुला लेते हैं यहाँ पे, हम अपनी अपनी बातें करते हैं। सर, मैं तो जब रोड पे जाके प्रोग्राम करती हूँ, मैं वैसे सुन तो नहीं, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मैं जब रोड पे जाके प्रोग्राम करती हूँ, स्ट्रीट शो करती हूँ या बाहर लोगों की राय लेती हूँ, तो मैं तो उसमें से निकालना मुझे मुश्किल हो जाता है कि नेशनल टीवी पे मैं ऑन एयर क्या करूँ। ऐसी बातें और ऐसी चीज कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि अगर आप कुछ भी ट्रांसलेट, आप सिर्फ बताते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स में 15.1 6 महीने में डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई, आप साथ ये नहीं बताते कि 40.58 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स भी होगी और खसारा जो है वो 25.57 अरब डॉलर का हो गया है और एक्यूमुलेट होगा तो ये को 50-51 अरब डॉलर पे चला जाएगा। आपको ये नहीं बताते। तो अलमिया यही है कि जो कुछ ये कह रहे हैं, जो कुछ बातें कर रहे हैं, अब इन्होंने नई बहस शुरू करा दी है कि चूंकि इमरान खान पर पहले कहते थे मैं 100 दिन में कर दूंगा, 90 दिन में कर दूंगा, 6 महीने मुझे दे दें। 6 महीने के बाद भट्टी साहब याद है ना, कहा था कि जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। फिर साल दे दें, अब 3.5 साल बाद फिर कह रहे हैं कि नहीं अगली टर्म में तो मेरे पास तो इसमें तो इख्तियार ही नहीं है, सदारती निजाम चाहिए।
वैसे अभी उन्होंने कहा नहीं कि सदारती निजाम, लेकिन उन्होंने ये कॉन्फिडेंस से बात की चौधरी साहब। हमारे पास सिर्फ 125 मेंबरान थे, उन 125 मेंबरान के साथ सादा अक्सरियत भी नहीं थी। हमने 18वीं तरमीम की, हमने एनएफसी अवार्ड किया, सारी हम कोशिश करते थे कि कंसेंसस से कानून साजी, और उस वक्त बम्पर क्रॉप हुई थी जिसमें 2009 और 10 में जो 2 सैलाब थे 10 और 11 वाला, वो भी गंदम का जखीरा नहीं खत्म कर। चले ठीक है, मैं अवान साहब से इसका जवाब। अगर गंदम की बम्पर क्रॉप है तो आज 2600 रुपया क्यों बिक रही है? और आप ये कहेंगे कि चूंकि सिंध में है, सिंध 70% गंदम तो पंजाब पैदा करता है, बाकी 30% सारे सूबे मिला के, ठीक है, कश्मीर और बल्तिस्तान मिला के। ठीक है, मैं इसका जवाब जरूर अली अवान साहब से लूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सर इसका जवाब आपको मैंने बहुत तफसील से इसीलिए सुना कि शुरू में मुझे लगा कि आपको मैं टाइम नहीं दे सकी। मैं इसका मुकम्मल जवाब लूंगी अली अवान साहब के साथ। उसके बाद वाली भी बात करेंगे, क्या क्या वज़ीर आज़म जो भी ये बात करते हैं कि NRO, फिर वही वाली बात हमेशा से आ जाती है कि NRO देना किसने है और देने का किसके पास की अथॉरिटी है। प्लस अवान साहब ने जानना है अगला टेन्योर भी हमारा होगा, इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या राज है, क्योंकि फिलहाल की जो गवर्नेंस है और जो डिलीवर किया जा रहा है उस पर तो अभी अवाम इनको दोबारा वोट, मेरा ये ख्याल है, नहीं देने वाली। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जिन्होंने प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अली अवान साहब, आप ज़रा जो बातें चौधरी मंजूर साहब ने की हैं कि अगर आप जो इकॉनमी के हवाले से बात करें वो ट्रांसलेट होते नज़र नहीं आ रहा, उसका रिफ्लेक्शन आम पब्लिक में नज़र नहीं आ रहा। असल चीज़ ये है कि अवाम तक उसके समरात पहुँचे, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उसके समरात अवाम तक नहीं पहुँच रहे तो फिर ये कैसे ग्रोथ हुई है। प्लस जो NRO वाली बात की उस पर भी ज़रा कॉमेंट कीजिएगा। अच्छा, तो फिर आपके ख्याल पे आपने अपनी बात ख़त्म की। आप तो मेरे ख्याल एंकर हैं और आपने तजिए के लिए भट्टी साहब को बुलाया हुआ है, तो आपने तो उसे मॉडरेट करना है, बट आपने ख्याल अपना दे दिया। मैं अपनी राय देने में आज़ाद हूं। नहीं, मैं अपनी राय देने में आज़ाद हूं। मैं बिल्कुल आज़ाद है, मैं आपको रोक भी नहीं रहा, ना मैं रोक सकता हूँ। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ ताकि लोग सुन लें। हमारे जब प्राइम मिनिस्टर ने शौकत खानम बनाना शुरू किया था तो इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो कहते थे मेरे ख्याल में खान साहब शौकत खानम नहीं बना सकेंगे, और पूरी दुनिया के लोगों को, बहुत सारे लोगों का ख्याल था। उसके बाद खान साहब ने जब नमल यूनिवर्सिटी शुरू की तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि खान साहब नमल यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते। फिर खान साहब ने जब पार्टी अपनी बनाई तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगी और खान साहब कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। पर वो ख्याल हमेशा गलत साबित होते हैं। तो ख्याल की कोई ना कोई बेस होनी चाहिए, ख्याल के पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए, और ख्याल के पीछे कोई ना कोई वही चाहिए। अच्छा, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिएगा नादिया प्लीज़। उसके बाद मैं मंजूर भाई का जवाब दे देता हूँ। मंजूर भाई का मैं कुछ कह नहीं सकता। देखिए, ये जो फिगर्स कोट करते हैं, रोज़ महंगाई इतने % हो गई, उसको तो बड़ी आके रोज़ बताते हैं। देखिए, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि आज जो हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है यहाँ है, आज हमारी इन्फ्लेशन है यहाँ है, आज हमारा जो कोर इन्फ्लेशन है वो यहाँ है। बट जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि हमारी जो ग्रोथ है, और जो क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते, वो हर हफ्ते ये बता रहा होता है कि आज पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट्स है टेक्सटाइल की इस लेवल पे चली गई हैं, आज जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स हैं नॉन टेक्सटाइल वो इस लेवल पे चली गई हैं। वो रोज़ बता रहा होता है कि ऑटोमोबाइल की जो सेल्स है वो इस लेवल पे चली गई है। वो रोज़ बता रहा होता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते, हम अपने मकसद का डाटा लेना चाहते हैं, तो लोगों को समझ नहीं आती उस बात की। अब ये कह रहे हैं कि ट्रांसलेट नहीं हो रहा। जो नए फिगर्स आए हैं, जो पुराने जो अभी 2020-21 के जो आए हैं, $1666 पर कैपिटा इनकम होगी। और हम ये नहीं कह रहे, हमारी जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है नून लीग, उनके जो वजीर खजाना रहे हैं वो उस चीज़ से एग्री कर रहे हैं कि ये फिगर्स ठीक है। पर क्योंकि मेरा ख्याल है मंजूर भाई को उन चीज़ों को नहीं पता, तो मंजूर भाई ने देखिए बात करने का मकसद ये है कि हम ना चाहते ये हैं कि हमारी तरफ आप, अगर हम तो 3.5 साल का जवाब दे रहे हैं, कभी किसी ने सिंध पे सवाल दिया है जो पिछले 15.5 साल से सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं, और उनकी जो सबसे बड़ी इन्वेंशन हुई है, सुने तो सही, जो सबसे बड़ी इन्वेंशन हुई है कि वो चार पाँव वाले चूहे से 2 पाँव वाले चूहे आ गए हैं। और वो जो उनके गंदम का स्टॉक होता है, जो यूरिया का स्टॉक होता है, जो DAP का स्टॉक होता है, जिससे आम लोगों को कोई फायदा पहुंच सकता है, वो चूहे खा जाते हैं। फिर वो चूहे नैब उन्हें पकड़ती है और वो प्ली बार्गेन करते हैं
वो प्ली बार्गेन करते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं, फिर सिंध गवर्नमेंट उनको लगा देती है। अगर आप आज भी जाके देखें कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि ज़्यादातर हिस्सा गंदम का पंजाब में पैदा होता है, सिंध अपनी कैपेसिटी की गंदम खुद पैदा करता है, तो सिंध में गंदम क्यों महंगी है, सिंध में चीनी क्यों महंगी है, सिंध के अंदर अगर कोई काम कर रहा है तो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, वो क्यों कर रही है? पहली दफा नहीं, हमेशा सवालात उठाए। अब अगर आपको मैं आपकी ये बात नहीं कर रहा था कि आप नहीं उठाती, मैंने ओवरऑल बात, आप कह रहे हैं ना कि मतलब कोई बात करता है सिंध की, सर हमेशा सिंध की बहुत कम होती है ना। देखिए आज मंजूर भाई ने हम पे बात की ना, तो मैंने उसके जवाब में ये बात अच्छा ठीक है ठीक है। मुझे आरिफ अभी भट्टी साहब जरा एक और चीज़ पे आप जरा मुझे बताएगा। एक तो ये कि गवर्नर पंजाब, मैं जरा आपका इस पे जानना चाह रही हूँ, गवर्नर पंजाब जो कि खुद पीटीआई के लगाए हुए गवर्नर हैं पंजाब में, गुलाम चौधरी सरवर साहब, वो कह रहे थे कि जो निज़ाम ख़राब नहीं है, लोग नाकाम हुए, निज़ाम नाकाम नहीं हुआ। प्लस उन्होंने कहा कि पीटीआई की वहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं उससे पीपल्स पार्टी को वहाँ पर फ़ायदा हुआ और फ़ायदा पहुँच रहा है। डू यू एग्री विद दिस सर? अच्छा ना दिया, सिर्फ 2-1 मिनट दे दें, ये टाइम बड़ा कीमती। एक खबर तजिया, इनमें फ़र्क होता है, ख्वाहिश जिद अना फ़र्क होता है, इनकी अलग अलग डेफिनेशन है। भट्टी साहब की आवाज़ कट रही, मुझे सही आ नहीं रही, जरा देख लें, भट्टी साहब की आवाज़ जाना ज़रूरी है। खबर और तजिया में फर्क होता है, हमें ये फर्क समझ लेना चाहिए। खबर तजिया में फर्क होता है, ख्वाहिश जिद और अना में फर्क होता है। अब आ जाते हैं एनआरओ, जो आपने कहा था, मैं चैलेंज दे रहा हूं, वजीर आजम साहब जब से आए हैं फरमा रहे हैं एनआरओ नहीं देंगे, ये उनका हक है और मैं कदर करता हूं, लेकिन एनआरओ हो रहा और हो चुका है। और वजीर आजम साहब ने सैकड़ों दफा फरमाया एनआरओ नहीं दूंगा। एक दफा उन्होंने बताया कि उनसे एनआरओ कौन मांग रहा है, साथ ही एक दफा अगर कहीं बताया हो ना तो काइंडली मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए। हाँ, इलेक्शनों में धांधली भी होती है, ये भी कड़वा सच है। ओ भाई, एनआरओ जिस 18 में आप जीते थे, सारी जमातें कौन सा एनआरओ हो चुका, जरा इस पे भी तो रोशनी डालते जाते जाते। ओए 100% यार 18 एनआरओ के तहत हुआ यार। अब छोड़ दे, मैं लंबी बातें नहीं करूंगा ना, फिर मेरे लिए क्यों ला रहे हैं? हर इलेक्शन हर जगह ही एनआरओ होता है। ये जिसके साथ मुशर्रफ साहब ने जिद लगाई और गुनाह कबीरा किया पीपल्स पार्टी और नून लीग को एनआरओ देने बदौर हमारे वजीर आजम के, उसी वजीर इमरान मुशर्रफ साहब का इमरान खान ने वो रेफरेंडम में साथ दिया था। लेकिन हाँ, आ जाते हैं ये एनआरओ होता है और अब भी हो रहा है और वजीर आजम से कोई नहीं मांग रहा, ये मुझे पता है। चंद दिन पहले भी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की, इतना सच है जितना मैं आपके प्रोग्राम में हूं। और दूसरी बात, इमरान खान साहब ने ये अपोजिशन को नहीं बताया कि मैं ज्यादा खतरनाक हूं, किसी और को बताया है, लेकिन उसका भी अरेंजमेंट हो चुका है। अगर एक आना स्टेप मई, ये नोट कर लें आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड में, उसमें अगर खान साहब ने कोई काम कर लिया तो शायद सितंबर और अप्रैल की नवंबर की बारी ना रहे। अगर नवंबर में इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक बसात बिछ गई तो अगला इलेक्शन भी इमरान खान साहब का होगा। अब रह गई महंगाई, मुल्क की नवंबर में क्या होने जा रहा है हमें आपको सबको पता है। नहीं, उससे खौफनाक खबर है ना, और खबरनाक है, और खौफनाक चीजें हैं, और खौफनाक है। कोई बहुत बड़ा स्टेप लेना चाह रहा है जो उसे नहीं ले रहा, लेकिन ये अच्छा, महंगाई इस मुल्क की वजारत फिनांस के मुताबिक 80% लोगों की 30,000 से कम इनकम है। मुझे बता दें, जिसकी 30,000 से कम उम्र है, उसके 4 बच्चे हैं, एक बूढ़ा माँ बाप है, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, माजरत के साथ टाइम खत्म हो गया। प्रोग्राम से नाज़रीन, मेरे से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।